नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है। तो जो यूपी पुलिस की आगामी आपकी परीक्षा है तो उसके लिए हम मॉक टेस्ट आपका लगा रहे हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो आपके पिछले पेपर में आए हुए हैं या आगामी पेपर में आने की संभावना है। तो इसमें आप देखेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे और सब सब्जेक्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस मॉक टेस्ट में आपको मिलते हैं। तो देखेंगे इसमें प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और प्रथम क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। आपको बताना जो मोहनजोदड़ो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। चार ऑप्शन है: पसंदीदा शहर है, माउंट ऑफ द डेड है, रहने की जगह है, या एक बाजार क्षेत्र है। अब आपको इसमें से बताएंगे मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जो आपका शहर है वो कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि खोज किसने की थी तो खोज आप बताते हैं कि 1922 में किसने की थी? 1922 में की थी राखलदास बैनर्जी। खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकेशन कहाँ पर है, इसकी स्थिति कहाँ पर है, स्थिति, तो स्थिति आप याद रखेंगे। स्थिति कहाँ पर है? इसके स्थिति आप याद रखेंगे लरकाना में है। लरकाना, लरकाना कहाँ पड़ता है? लरकाना पड़ता है पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे? अगर नदी पूछे कि नदी कौन सी है, नदी आप याद रखेंगे कौन सी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी है? सिंधु नदी के किनारे। तो याद रखेंगे सिंधु नदी के किनारे। नदी पूछ ली जाती तो ये सिंधु नदी के किनारे आपका स्थित है। और इसमें भी आप याद रखेंगे कि जो आपका प्राप्त यहाँ से क्या हुआ है, प्राप्ति, प्राप्ति में आप याद रखेंगे एक क्या है? विशाल स्नानागार। क्या है? विशाल स्नानागार या ग्रेट बात बोलते हैं, विशाल स्नानागार। और एक क्या मिला है? एक मिला है आपका विशाल अन्नागार। क्या मिला है आपका? विशाल अन्नागार या ग्रेट ग्रेनरी आप बोलते हैं। तो ये जो हमें यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलते हैं मोहनजोदड़ो से सब संबंधित है। एक बार पुनः देख लेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा है कि खोज 1922 में किसने की है? राखलदास बैनर्जी ने। स्थिति कहाँ पर? लरकाना पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। प्राप्ति विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का आर्थिक, जो मोहनजोदड़ो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो आप याद रखेंगे माउंट ऑफ द डेड। या आपसे याद रखना है मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला या माउंट ऑफ द डेड किसे बोला जाता है? मोहनजोदड़ो। तो याद रखेंगे मृतकों का टीला कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार जो दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका शासक है जिसने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने: फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। अब इनमें से आपको बताना है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किस शासक ने योगदान नहीं दिया था। ये चार ऑप्शन आपके सामने दी, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, इसने योगदान नहीं दिया था। अब इसमें देख लेंगे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की अगर आप बात करें, कुतुब मीनार की जो नींव है, नींव, तो नींव किसने रखी थी? नींव आप पढ़ते हैं कि नींव किसकी याद में रखी गई थी? इसकी बख्तियार काकी। ये आपके सूफी संत हैं बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव ये रखी किसने थी? नींव आप याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी थी नींव? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपकी नींव रखी थी। और इसमें आप याद रखेंगे नींव रखी थी, लेकिन आपने पढ़ा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो बाद में शासक आप याद रखेंगे इसी का जो गुलाम है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश बनता है। तो नींव अगर पूछा जाए तो नींव बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। जबकि पूर्ण किसने कराया था? पूर्ण किसने कराया था? इसको इल्तुतमिश ने आपका पूर्ण कराया था। और बाद में इसमें टूट फूट का कुछ कार्य है, टूट फूट। तो टूट फूट का जो कार्य है कुछ बाद में ये किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। तो ये तीन शासक इसमें याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने आपका टूट फूट का कार्य कराया। आपसे पूछा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? आपके दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट याद रखेंगे 72.5 मीटर इसकी हाइट है। 72.5 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर हो गया? तो ये कुतुब मीनार से संबंधित आपका क्वेश्चन था। तो इसमें कौन आपका जुड़ा हुआ नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन नहीं जुड़ा हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? चार ऑप्शन आपके सामने। 1757 प्लासी की लड़ाई है, 1760 में वांडीवास की लड़ाई है, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई है और 1764 में बक्सर की लड़ाई है। अब इनमें से आपको बताना कमेंट करके कि जो आपका नवाब सिराजुद्दौला है, तो सिराजुद्दौला को कौन से युद्ध में हराया गया था? तो आप बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे जी। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर आपका सही होगा ए। आंसर ए में क्या है? 1757 में। और कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। तो आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। इसमें एक तरफ कौन है? एक तरफ तो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और एक तरफ अंग्रेज गवर्नर है। इसका नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या है, जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है, इसका सेनापति कौन था? मीर जाफर। तो मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। तो इसमें किसकी हार हो गई थी? नवाब सिराजुद्दौला की इसमें हार हो गई। तो उसके बाद में आपने पढ़ा होगा कि सिराजुद्दौला के स्थान पर अंग्रेजों ने फिर नया शासक बंगाल का किसे नियुक्त किया था? मीर जाफर। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसके धोखा देने के कारण हार हुई? मीर जाफर, मीर कासिम, मीर मदान, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आप याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने धोखा दिया था। तो ये कौन सा युद्ध? आपका प्लासी का युद्ध। तो अंग्रेजों के लिए पहला निर्णायक युद्ध भारत में स्थापना के लिए कौन से युद्ध को माना जाता है? प्लासी का युद्ध 1757। वांडीवास आपने पढ़ा होगा। वांडीवास का आपका 1760 में हुआ और अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? फ्रांसीसियों को हरा दिया अंग्रेजों ने। और इस युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी हैं केवल आपका पांडिचेरी क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं और वास्तविक सत्ता किसके हाथों में आ जाती है? अंग्रेजों के हाथों में। पानीपत का तीसरा युद्ध आप पढ़ते हैं जी, अहमद शाह अब्दाली। कौन है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने किसको हरा दिया? अहमद शाह अब्दाली ने किसको हरा दिया? मराठों को पराजित कर दिया अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में। और 1764 बक्सर का युद्ध आपने पढ़ा है। इसमें एक तरफ कौन है? एक तरफ तो है अंग्रेज सेनापति कौन है? हेक्टर मुनरो। एक तरफ हेक्टर मुनरो है और एक तरफ आपके भारत के 3 शासक हैं। 3 शासक में कौन कौन है? एक तो आप याद रखेंगे बंगाल का नवाब कौन है? बंगाल का नवाब है मीर कासिम। बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम। एक याद रखेंगे अवध का नवाब कौन है? अवध का नवाब आपका शुजा उद दौला। शुजा उद दौला। और एक आप याद रखेंगे बंगाल सम्राट, ये हो गया अवध का नवाब शुजा उद दौला। एक आप याद रखेंगे इसी में जो मुगल सम्राट है, मुगल सम्राट याद रखेंगे शाह आलम सेकंड। मुगल सम्राट कौन है? शाह आलम सेकंड। तो ये तीनों मिलकर के लड़े थे, लेकिन हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को पराजित कर दिया था। तो इस युद्ध को हम त्रिगुट शक्ति का युद्ध भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि त्रिगुट शक्ति का युद्ध किसे कहा जाता है? तो त्रिगुट शक्ति का युद्ध अगर आपसे पूछ रहा है, बक्सर का युद्ध 1764। कौन सा है? बक्सर का युद्ध 1764। तो ये क्वेश्चन था आपका सिराजुद्दौला से संबंधित, लेकिन इसमें आपको 3 क्वेश्चन और थे, ये भी आपको मिल गए। इसमें देखते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं, तो उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है। तो ये क्या है? तो आपको इनमें से बताना है सही करके कि जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, जैन धर्म आपने पढ़ा होगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। ये आप पढ़ते हैं। तो इसमें आप पढ़ते हैं कि जो इन्हें निर्वाण है, निर्वाण के लिए 3 मार्ग कौन कौन से हैं? सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, ये है आपका। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, ये सही है। सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण, ये सही है। या सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये सही है। बताएंगे इनमें से, कमेंट करके बताएं कि कौन सा आपका सही है। पढ़ा होगा आपने जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न आप पढ़ते हैं, एक शब्द ले लेते हैं आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और क्या है? सम्यक दृष्टि है। और एक क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान। सम्यक क्या है? दृष्टि है। एक क्या है आपका? सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। और एक क्या है आपका? सम्यक आचरण। सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? सही। क्या है आपका? सम्यक शब्द का अर्थ क्या है आपका? सही। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ये आपने पढ़े होंगे। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित होगा? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित होगा? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। या आप इनको भी याद रख सकते हैं, सही दृष्टि, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसमें आपको ये आला
जो आपका क्वेश्चन है ये आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश या क्षेत्र से मेल खाता है? तो आपको बताना है, ये 4 आपके महाद्वीप हैं। अब इन 4 महाद्वीपों में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो आपका उस महाद्वीप का सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो जैसे एशिया है, एशिया का सबसे बड़ा देश इंडिया है या कोई और है? अफ्रीका है, अफ्रीका का कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका सही है या गलत है? उत्तर अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ब्राजील। तो आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा सही है। ये 4 ऑप्शन आपके हैं, अब 4 में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो आप बताएंगे। तो इसमें आप देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। एशिया, एशिया का अगर जो मैन एशिया में वैसे तो पढ़ते हैं आप रूस, लेकिन रूस यूरोप और एशिया दोनों में काउंट होता है, लेकिन मैन एशिया अगर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? आपका चीन। और सबसे छोटा पूछे कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आप याद रखेंगे मालदीव। क्लियर हो गया? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है मालदीव। अफ्रीका, अफ्रीका का अगर आपसे पूछ रहा है, अफ्रीका, अफ्रीका का आपने पढ़ा होगा सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया क्षेत्रफल में। और सबसे छोटा आप याद रखेंगे, सबसे छोटा कौन है? मॉरिशस। कौन है सबसे छोटा? मॉरिशस, ये सबसे छोटा है। उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में आपसे पूछा जाएगा, उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? आपका कनाडा। और सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा कौन सा है? सेंट किट्स। कौन सा आपका? सेंट किट्स, ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन है, दक्षिण अमेरिका में आपका कौन सा है? ब्राजील, ये सही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसे सुधार कर लेंगे, ब्राजील ऐसे लिखेंगे, ये आपका सही है। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है? सूरीनाम। कौन सा है सबसे छोटा? सूरीनाम। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित था? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन? आपका ब्राजील। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, असंगत को मिलान कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, ये आपको बताना है सही है या गलत है। उसके बाद में दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो बांग्लादेश और भारत में है। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील कनाडा। और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा अफ्रीका। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। बताएंगे सभी, इनमें से कौन सही नहीं है। 3 इसमें सही है और एक आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आप बता रहे हैं। तो दुनिया में सबसे गहरी झील क्या है? दुनिया में सबसे गहरी झील आपने पढ़ा होगा, दुनिया में सबसे गहरी झील कौन सी? आपकी बैकाल झील। और बैकाल झील कहाँ पर है? बैकाल झील स्थित आपकी रूस में। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठी झील, मीठी झील अगर आपसे पूछ रहा है, मीठी सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है? तो मीठी झील आप याद रखेंगे सुपीरियर झील, जो कनाडा और कौन से देश की सीमा पर है? यूएसए की सीमा पर स्थित है। और बाकी अन्य, दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा किन 2 नदियों को से बनता? आपका गंगा। और दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों से आपका बनता है। बांग्लादेश और आपका भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य उसमें आपका फैला हुआ है। दुनिया में सबसे गहरी झील आपने पढ़ लिया बैकाल झील, ये आपके रूस में स्थित है। मीठी पूछे तो कौन से? सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए में। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। और सहारा कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है इनमें से स्टीफन हॉकिंग, जेवी नार्लिकर, सीवी रमन, एस बोस। तो आप बताएंगे इनमें से ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा है इस बुक के बारे में। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? स्टीफन हॉकिंग। किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, या समय का संक्षिप्त इतिहास। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से पंपास घास के मैदान, पंपा या पंपास आप कह सकते हैं, किस देश में आपके मिलते हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, चिली। आसान सा क्वेश्चन है।
पंपा या पंपास, पंपा या पंपास भी आप कह सकते हैं, पंपास, पंपा या पंपास। तो पंपास घास के जो मैदान है वो कौन से देश में आपके मिलते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो आप पढ़ते हैं जी, कौन सा सही होगा, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में आपके घास के जो मैदान है उन्हें किस नाम से जानते हैं, पंपास। क्वेश्चन भी आता है कि जो अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है, तो जो पंपास घास के मैदान है इन्हें क्या कहा जाता है, आपका अर्जेंटीना का हृदय। आपने घास के मैदान पढ़े होंगे, सेलवास, कौन से आपके, सेलवास। सेलवास कहाँ मिलते हैं आपके, सेलवास मिलते हैं ब्राजील में। आपसे अगर पूछा जाए जी डाउन्स कहाँ मिलेंगे, डाउन्स, डाउन्स आप बताएंगे, डाउन्स कहाँ पे मिलते हैं, डाउन्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ मिलते हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया में। आपसे पूछा जाएगा कैंटरबरी कहाँ मिलेंगे, कैंटरबरी, कैंटरबरी आप याद रखेंगे, कैंटरबरी कहाँ पे मिलेंगे, न्यूजीलैंड। कैंटरबरी कहाँ पे आपके मिलेंगे, न्यूजीलैंड में आपके मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा इसी में प्रेरी कहाँ मिलेंगे, प्रेरी, प्रेरी आप याद रखेंगे, ये कहाँ पे मिलेंगे, उत्तर अमेरिका में। कहाँ पे मिलेंगे आपके, प्रेरी उत्तर अमेरिका में मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा वेल्ड कहाँ मिलेंगे, वेल्ड, वेल्ड आप याद रखेंगे, वेल्ड कहाँ मिलेंगे, वेल्ड, तो वेल्ड आप याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और वहाँ पर भी कहाँ, दक्षिण, वेल्ड, वेल्ड आप याद रखेंगे, वेल्ड याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे मिलेंगे, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हो गया। डाउन्स कहाँ पे मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड, प्रेरी उत्तर अमेरिका, और वेल्ड कहाँ पे मिलेंगे, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हो गया। और सेलवास कहाँ मिलेंगे, ब्राजील। पंपास कहाँ मिलेंगे आपके, अर्जेंटीना। तो ये घास के मैदान है जो बार बार आपके रिपीट होते हैं। एक और आप याद रखेंगे, सवाना, क्या है आपका, एक और याद रखेंगे सवाना, उष्ण कटिबंध घास के मैदान है सवाना। तो सवाना आप याद रखेंगे, सवाना कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान कहाँ मिलेंगे, अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। ये चार ऑप्शन आपके सामने। 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम है, या 1993 का 74वां, या 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब आपको इनमें से बताना है जो पंचायती राज है। पंचायती राज वैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी कि पंचायती राज को आपका 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान से शुरू किया गया था। लेकिन संवैधानिक दर्जा देने की जो बात है, जिसमें आपने 11वीं अनुसूची जोड़ी थी, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है कि किस अधिनियम के माध्यम से। जी, कौन सा सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है आपका 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। कौन सा है, 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। तो इसके माध्यम से आपको क्या हुआ था, ये आपने पढ़ा होगा। इसके माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी थी हमने, 11वीं अनुसूची जोड़ी। और 11वीं अनुसूची में हमने पंचायती राज से संबंधित कुल कितने विषय शामिल किए थे, 29 विषय इसमें शामिल किए थे। नेक्स्ट देखते हैं 2002 86वां संविधान संशोधन। इसमें हमने क्या किया, इसमें जो आपके 6 से 14 वर्ष के आपके उम्र के बच्चे हैं, तो इसके लिए आर्टिकल 21 ए आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 21 ए। तो अगर ये पूछा जाए आर्टिकल 21 ए, क्योंकि मूल अधिकार है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो उस राज्य के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने का प्रबंध कौन करेगा, राज्य। और ये कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया, आर्टिकल 21 ए। और इसी अधिनियम के माध्यम से हमने 11वां जो आपका मूल कर्तव्य, क्योंकि पहले मूल कर्तव्य की संख्या थी 10, तो 11वां मूल कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो आपका मूल कर्तव्य है वो किसका होगा, वो होगा आपका माता पिता का। किसका मूल कर्तव्य होगा, माता पिता का मूल कर्तव्य होगा कि जो आपके 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने का मूल कर्तव्य किसका है, माता पिता का। तो दो याद रखेंगे इसमें, एक आर्टिकल 21 इसी में जोड़ा है, और एक आपका कौन सा 11वां मूल कर्तव्य इसी में आपका जोड़ा है, 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे बढ़ते हैं 1993 का 74वां संशोधन। तो 1993 74वां संशोधन आपने पढ़ा होगा, 12वीं अनुसूची हमने जोड़ी है। और 12वीं अनुसूची में हमने क्या है, नगर निकाय। नगर निकाय क्या है आपके, नगर निकाय, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम ये हमने जोड़ा। और इसमें हमने कुल कितने विषय जोड़े थे, 18 विषय आपके जोड़े थे। तो नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद है 61वां संविधान संशोधन 1989। तो इसमें आप पढ़ते ही हैं जो
वोट डालने की आयु है, वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही मिलान की पहचान करें। अब आपको इनमें से बताना है कि एक इसमें आपका सही है और 3 आपके गलत हैं। तो माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर, एक तरफ आपका जो खोजकर्ता का नाम है और एक तरफ खोज है कि इसकी खोज किसके माध्यम से की गई। तो एक तरफ माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर सही है या गलत आप बताएंगे। ट्रांसफार्मर पियरे वर्नियर, बैटरी विलियम स्टैनली और वर्नियर कैलिपर्स एलेसेंड्रो वोल्टा। तो आपको बताना है कि इनमें आपका एक सही है और अन्य 3 आपके गलत है। तो आपको सही वाले की पहचान करनी है कि सही आपका मिलान कौन सा है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जी, बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन इसका सही आंसर होगा। और इसके खोजकर्ता कौन है? पर्सी स्पेंसर। कौन है? पर्सी स्पेंसर। जबकि ट्रांसफार्मर आप पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर की जो खोज है वो पियरे वर्नियर ने नहीं की। इसकी खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने। किसने की थी? माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे ने इसकी खोज की थी आपके ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी आप याद रखेंगे, बैटरी के खोजकर्ता कौन है? अलेसेंड्रो वोल्टा। तो वोल्टा से आप याद रखेंगे कौन है बैटरी के खोजकर्ता? वोल्टा है। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखेंगे पियरे वर्नियर। वर्नियर कैलिपर्स के कौन है? पियरे वर्नियर। तो इसमें आपका केवल ए वाला जो था ये सही सुमेलित था, माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर। अन्य आपके इसमें गलत थे, लेकिन सही आप याद रखें। ट्रांसफार्मर के पूछे तो कौन है? माइकल फेराडे। आपसे पूछा जाएगा जी जो बैटरी है, बैटरी के कौन है? वोल्टा है। बैटरी के कौन? वोल्टा। और वर्नियर कैलिपर्स के कौन है? विलियम वर्नियर कैलिपर्स आप याद रखेंगे पियरे वर्नियर। इन्हीं के नाम पर आपका वर्नियर कैलिपर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। एम हिदायतुल्ला, AM अहमदी, PN भगवती, AS आनंद। अब आपको बताना इसमें से कि इसमें सही आंसर क्या होगा। न्यायिक व्यवस्था को जब जनहित याचिका में आपका शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसमें बहुत बार क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि जनहित याचिकाओं का जनक कौन है। जनहित याचिकाओं का जनक आप पढ़ते हैं, बहुत बार आपने क्वेश्चन पढ़ा है। इसके जनक कौन है? PN भगवती। कौन है आपका? PN भगवती। जनहित याचिकाओं का जनक किसको माना जाता है? PN भगवती। तो सीधा सा आंसर आपको मिल जाएगा PN भगवती। जनहित याचिका, तो ये तो हो गया आपका जनक। अगर आपसे पूछे जनहित याचिकाओं के जननी, जिन्होंने 100 से भी अधिक आपकी जनहित याचिका दायर की हैं, तो जनहित याचिकाओं की जननी अगर आपसे पूछ रहा है, जनक तो ये हो गए, जननी अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आप याद रखेंगे पुष्पा कपिला हिंगोरानी। क्या नाम है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जनहित याचिकाओं की जननी। पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये आप याद रखेंगे जनहित याचिका। तो जो आपका हमारे अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम अपने मर्जी के हिसाब से या तो सुप्रीम कोर्ट या आपका हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो जनहित याचिकाओं का जनक PN भगवती और जननी पूछे तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर या संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये आपका मनमोहन सिंह के बारे में लिखी गई है। तो इसमें से आपको बताना है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक ये किसने लिखी है। इसके बारे में आप बताएंगे, कमेंट करके बताएं। तो आप बताएं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बताएंगे सभी। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो बीच बीच में आप लाइक जरूर करें क्लास को। तो लाइक जरूर करते रहें, लाइक करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो लाइक जरूर करेंगे क्लास को। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें आप याद रखेंगे संजय बारू। कौन है इसके राइटर? संजय बारू। ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? आप बताएंगे। 26 नवंबर 1949 है, 5 दिसंबर 1949 है, 24 जनवरी 1950 है, 25 जनवरी 1950 है। इसमें से आप बताएं कमेंट करके। संविधान सभा, संविधान सभा आपने पढ़ा होगा, भारतीय संविधान आप पढ़ते हैं तो जो संविधान सभा है कि कैसे भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, तो संविधान सभा के माध्यम से ही बाद में फिर प्रारूप कमेटी का गठन किया गया। तो संविधान सभा आप पढ़ते हैं। संविधान सभा, अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का गठन कब हुआ, गठन आप याद रखेंगे 6 दिसंबर 1946, ये याद रखेंगे 6 दिसंबर 1946। लेकिन प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक, तो इसमें ये 4-5 क्वेश्चन है ज़्यादातर रिपीट होते हैं। प्रथम बैठक याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946। इससे पहले मैंने मॉक में आपको कई बार ही बता दिया। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और प्रथम बैठक वाले दिन जो है, जो आपका संवैधानिक आप पढ़ते हैं, जो आपका संविधान सभा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रथम बैठक वाले दिन अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष सब जानते हैं कौन बने थे अस्थायी अध्यक्ष, तो आप याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को आपका अस्थायी अध्यक्ष आपका नामित किया गया 9 दिसंबर 1946। फिर दूसरी आप पढ़ते हैं 11 दिसंबर 1946 को, इसको 2 दिन बाद। तो इसमें आपके 3 कार्य हुए। 3 कार्य क्या हुए? एक तो आप पढ़ते हैं कि स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष आपने पढ़ा होगा किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और आप याद रखेंगे उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी आप याद रखेंगे किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? HC मुखर्जी। और आपने पढ़ा होगा संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? संवैधानिक क्या है? संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? BN राव, बेनेगन नरसिंह राव। ये आप पढ़ते हैं जी। तो 11 दिसंबर और फिर 13 दिसंबर 1946 को जो आपका प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव है, वो नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें अंतिम बैठक आपसे पूछिए, अंतिम बैठक जब हमने हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा में आपके जो 284 लोग थे, 284 लोगों के द्वारा संविधान पर आपके हस्ताक्षर किए गए। तो इसी को हम अंतिम बैठक में काउंट करते हैं। तो अंतिम बैठक आप याद रखेंगे 24 जनवरी 1950। कब है? 24 जनवरी 1950। आप बताएं संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये याद रखेंगे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? याद रखेंगे कितनी थी? 389, 389। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें ऐसा कौन सा सदन है जिसे हम भंग तो नहीं कर सकते लेकिन उसे समाप्त कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। तो ऐसा कौन सा सदन है जिसे आपका भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। बताएंगे, कमेंट करके बताएं जी। तो आप पढ़ते हैं जैसे केंद्र है, केंद्र में उच्च सदन कौन सा है? केंद्र में उच्च सदन है आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा आप पढ़ते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता जैसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद आम चुनाव होते हैं। राज्यसभा में आपने पढ़ा होगा कि 1/2 सदस्य, इसमें आप पढ़ते हैं कि 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद रिटायर होते रहते हैं। तो इस कारण यह आपका स्थायी सदन बना रहता है, लेकिन सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ऐसे ही राज्य में उच्च सदन जो है ये क्या है? विधान परिषद। इसमें भी सेम टू सेम यही प्रक्रिया होती है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद आपके रिटायर होते रहते हैं। तो स्थायी सदन है दोनों। तो इन्हें हम क्या है? इन्हें हम भंग नहीं कर सकते, कभी भी भंग नहीं कर सकते। जैसे लोकसभा और विधानसभा है, 5 वर्ष बाद भंग हो जाती है, फिर नए चुनाव होते हैं। लेकिन दोनों को याद रखेंगे, बी और डी, ये दोनों ऐसे आपके सदन है जिन्हें भंग नहीं किया जा सकता लेकिन आपका समाप्त किया जा सकता है। तो दोनों को याद रखेंगे, राज्यसभा और कौन? आपका विधान परिषद। विधान परिषद और राज्यसभा। विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में? 6 राज्यों में आपकी संचालित है। 6 राज्य कौन कौन से? तो इसे आप याद रखेंगे कुंभ 80, कुंभ 80 से याद रखेंगे। के से क्या बन जाएगा? के से बन जाएगा आपका कर्नाटक। यू से क्या बन जाएगा? यूपी बन जाएगा। एम से आप याद रखेंगे, एम से क्या बनेगा? मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र। बी से क्या बन जाएगा? बिहार। ए से क्या बन जाएगा? आंध्र प्रदेश। और टी से क्या बन जाएगा? टी से बन जाएगा तेलंगाना। तो ये आपके 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपके 2 सदन है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क। आपको बताना है जो हाथी गुम्फा अभिलेख है निम्न में से किस शासक के बारे में जानकारी देता है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं जी। हाथी गुम्फा अभिलेख, तो हाथी गुम्फा अभिलेख आप याद रखेंगे, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कौन से राज्य में स्थित है? अगर इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाए तो राज्य कौन सा है? उड़ीसा में स्थित है। और आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? तिथि रहित अभिलेख जिसमें कोई भी तिथि अंकित नहीं है, तो तिथि रहित अभिलेख भी कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी जानकारी देता है? कलिंग का शासक कौन है आपका? खारवेल। तो इससे संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्लियर हो गया किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औंधे, बोरी, बागौर, लखनिया। आपको बताना है मध्य पाषाण काल का ऐसा कौन सा हमारा यहाँ पे स्थान है जहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं? औंधे, बोरी, बागौर, लखनिया। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें आप याद रखना है, इसमें आपने पढ़ा भी होगा जो मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल में हमने दो स्थान पढ़े हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा बागौर, बागौर आपने पढ़ा होगा। बागौर कहाँ पर है? बागौर है राजस्थान। और एक आपने पढ़ा होगा आदमगढ़। एक क्या पढ़ा है? आदमगढ़। एक आजमगढ़, आजमगढ़ यूपी में, लेकिन क्या है? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर? आपका एमपी। तो इन दो स्थानों से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? बागौर आपको दे रखा है। तो बागौर कहाँ पर? आपका राजस्थान। तो यहीं से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर हो गया? पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? बागौर, राजस्थान। आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे मध्य पाषाण काल है, तो प्रथम पाला गया पालतू पशु कौन है? मानव के द्वारा प्रथम पाला गया पशु कौन सा? आपका कुत्ता। और आर्थिक उद्देश्य से कौन सा आपका पशु पाला गया था? भेड़। तो दोनों को भी याद रखेंगे, कुत्ता और भेड़ को भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताएं ध्रुवदास, भगत नामावली। तो ये क्या है? ये इधर तो आपकी रचना है, इधर रचना है और इधर है लेखक, जबकि इधर रचना होना चाहिए था, इधर लेखक होने चाहिए थे, लेकिन कोई नहीं। तो आप देखेंगे ये इधर आपकी रचना है, इधर आपके लेखक हैं। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। भगत नामावली, इसके राइटर कौन है? ध्रुवदास। सही है या नहीं वो आप बताएंगे। भक्तमाल, ठीक है, भक्तमाल के कौन है? नाभादास। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के कौन है? रसखान। और चित्रावली के कौन है? आपके उस्मान। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताएंगे, कमेंट करके बताएं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताएं सभी जी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे रसिक प्रिया आप पढ़ते हैं, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के कौन है? रसिक प्रिया आप याद रखेंगे। इसके राइटर कौन है? केशव दास। ये आपका सिविल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रसिक प्रिया सिविल परीक्षाओं में कई बार इसको पूछ लिया क्वेश्चन को। रसिक प्रिया के लेखक कौन? आपके केशव दास। अन्य आप याद रखेंगे, भगत नामावली, इसके राइटर कौन है? ध्रुवदास, आपका सही है। भक्तमाल के कौन है? आपका नाभादास, आपका सही है, भक्तमाल नाभादास। नेक्स्ट रसिक प्रिया के कौन है? केशव दास, आपका सही है। चित्रावली, चित्रावली के कौन है? आपके उस्मान, ये भी आपका सही है। क्लियर हुआ? लेकिन रसिक प्रिया के कौन नहीं है? रसखान नहीं है। तो रसिक प्रिया के कौन है? केशव दास, इसलिए आपका ये आंसर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इस असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नंबर 8 और नंबर 18, ये दोनों आपका एक तरीके के क्वेश्चन है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में मिलते हैं। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मरुस्थल है और एक तरफ आपका देश है। तो आपको बताना है कौन सा मरुस्थल किस देश से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका है, टकलामाकन आपका चीन है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान है, गिब्सन आपका ब्राजील है। अब इनमें से आपको एक सही बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका देश से गलत आपका सुमेलित कर रखा है। बताएंगे सभी कमेंट करके। आसान सा क्वेश्चन है जी। कौन सा सही नहीं है इसमें? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी गिब्सन आप पढ़ रहे हैं, तो गिब्सन आपने पढ़ा होगा। जैसे गिब्सन और कौन सा है, एक बिल्कुल इसी के जैसा दूसरा नाम है, इसका नाम है सिम्पसन।
गिब्सन और सिम्पसन ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं हमें, ये हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ मिलते हैं गिब्सन और सिम्पसन, ये कहाँ पे मिलते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया में। काराकुम कहाँ पर आपका, तुर्कमेनिस्तान, सही है। टकला माकन, मकान हो रहा है, टकला माकन है, टकला माकन आपसे पूछा जाएगा, ये कहाँ पर आपका, सीकियांग चीन में। सोनोरन, सोनोरन आप याद रखें संयुक्त राज्य अमेरिका और वे मैक्सिको, इन दोनों के आपके क्षेत्र में फैला हुआ है। और मरुस्थल का नाम क्या है, सोनोरन। तो सोनोरन याद रखेंगे, संयुक्त राज्य व मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में आपका इसका विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल इसी में आपने पढ़ा है, कौन सा, आपका सहारा मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका होगा जो आपके सामने आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। ये चार ऑप्शन आपके सामने, 5 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही है, बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे। स्वेज नहर आपने पढ़ा होगा, जैसे इधर तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है आपका, एग्जाम्पल 4 ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। और इधर आप पढ़ते हैं जी, इधर कौन सा महाद्वीप है, इधर आपका एशिया महाद्वीप, कौन सा है, एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये इधर कौन सा आपका, एशिया महाद्वीप। अब यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक प्रायद्वीप था, क्या था आपका, प्रायद्वीप। और उस प्रायद्वीप को आप जानेंगे, उस प्रायद्वीप का नाम क्या था, उस प्रायद्वीप का नाम था सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप, तो पहले क्या होता था, अगर आपका यूरोप में जाना है तो यूरोप में ऐसे अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर काट करके जब आपका यूरोप में एंट्री होती थी ऊपर, क्योंकि अफ्रीका के ऊपर कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप के नीचे आपने एक सागर पढ़ा होगा, सागर का नाम क्या है, सागर का नाम आप पढ़ते हैं, सागर का नाम क्या है, भूमध्य सागर। ये यूरोप और आपका अफ्रीका के उत्तर में है और यूरोप के आप पढ़ते हैं दक्षिण में, भूमध्य सागर। और इधर कौन सा सागर है आपका, इधर है आपका लाल सागर, भूमध्य सागर और कौन आपका, लाल सागर। इस वाले प्रायद्वीप को काट करके हमने नहर बनाई है, कौन सी नहर है, ये वाली आपकी नहर हमने बनाई, इस तरीके से इसको काट करके, इस तरीके से काट करके, तो सिनाई प्रायद्वीप को काट करके बनाइए। तो क्वेश्चन आता है जो स्वेज नहर है, कौन सी नहर आपकी, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर किसको किससे मिलाती है, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर आप याद रखेंगे भूमध्य सागर को किससे मिलाती है, भूमध्य सागर को मिलाती है आपकी लाल सागर से मिलाती है स्वेज नहर। स्वेज नहर का जो निर्माण है वो किस प्रायद्वीप को काट करके किया गया, सिनाई प्रायद्वीप को काट करके किया गया। स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है, तो यहीं पे एक देश है, इस देश का नाम क्या है, मिस्र। क्या नाम है, स्वेज नहर, इस देश का नाम क्या है, मिस्र। तो स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है ये किस वर्ष किया गया, 1956, क्योंकि जो भी यहाँ से आपका शिप गुजर के जाता है उससे टैक्स लेने का जो कार्य कौन करता है, मिस्र देश। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया, जबकि इसका जो निर्माण है वो 1869 में एक आपके व्यक्ति थे, इनका नाम क्या है, फर्दिनंद लेपेप्स। क्या नाम है, फर्दिनंद लेपेप्स। तो इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो याद रखेंगे स्वेज नहर। तो इससे लगभग भारत और आपका क्या है, भारत और यूरोप के मध्य, तो आप याद रखेंगे लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी आपकी बच जाती है जब यहाँ से आपके शिप होकर के जाते हैं। तो याद रखेंगे कितनी दूरी आपकी बच जाती है, 7,000 किलोमीटर। क्लियर हो गया। और अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो आप एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो आपकी आज की क्लास है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो ये आज का मॉक टेस्ट था आपका, और मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।